सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। आज हमारी जो पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 34, 35, 36, 37, 38 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें जितने भी हाई कोर्ट्स हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, ट्राइब्यूनल्स हो गए, कंज्यूमर कमीशन हो गए, लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जितने भी PYQs आए हुए हैं। ये जो सीरीज़ है ये आपको स्टेट PCS में, UPSC में और SSC में तीनों में हेल्प करेगी, ठीक है। UPSC में कैसे हेल्प करेगी वो आप समझ ही गए होंगे यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया। गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यह कथन गलत है। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक हाई कोर्ट है, उसके जजेस हैं, तो उनकी सैलरीज जो होंगी वो किससे जाएंगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएंगी। अच्छा, इसी में ना एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पर ही, कि हम जब बात करते हैं सैलरीज और अलाउंसेस की, तब हम क्या कहते हैं? वो कहाँ से जाएंगी बताओ? वो जाएंगी आपकी, क्या बताया मैंने आपको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इनके रिटायरमेंट के टाइम पे जो पेंशन होती है, ठीक है, तो पेंशन कहाँ से जाती है बताओ? पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। यानी कि एक जज जब कार्यरत है, वो काम कर रहा है हाई कोर्ट का, उसकी सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, अलाउंसेस मतलब जो उसको बाकी के भत्ते मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो उसकी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जाएंगे। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा, उस टाइम पे उसको जो पेंशन मिलेगी वो उसको केंद्र सरकार देगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि आई नो कि आगे के क्वेश्चंस में ये भी चीज़ें आएंगी, तो एक ही जगह पे सब क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पेंशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो भाई रीज़न क्या है? देखो, एक जज था हाई कोर्ट का, पहले उसने, हम मान लेते हैं 5 ईयर्स तक वो 20 मतलब हम मान लेते हैं 25 ईयर्स तक उसने तमिलनाडु के स्टेट में जज रहा। वो तमिलनाडु के हाई कोर्ट में जज था, ठीक है। और उसके रिटायरमेंट के जब 3 ईयर्स बचे थे, उसका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। कहाँ हो गया? यूपी में, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि उस जज को जो पेंशन मिलेगी वो तमिलनाडु के हाई कोर्ट को देनी चाहिए या यूपी के हाई कोर्ट को देनी चाहिए। अब यूपी का हाई कोर्ट जो है, मतलब यूपी की सरकार को देनी चाहिए। तो यूपी की जो सरकार है वो क्या कहेगी? वो ये कहेगी कि भाई इस जज ने हमारे यहाँ सिर्फ 3 साल काम किया है, 25 साल इस जज ने अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं कहाँ दी? तमिलनाडु को दी। तो उससे क्या समझ में आता है आपको कि भाई तमिलनाडु को देना चाहिए। उनकी बात भी लॉजिकल है, वो कहेंगे कि हमें दी होगी, हमने दी तो दी, लेकिन आखिरी के 3 साल तो यूपी में काम किया है, तो जहां आखिरी में काम किया उनको पेंशन देनी चाहिए। तो इस डिस्प्यूट को ही ख़त्म कर देने के लिए ये कहा गया कि भाई जब एक जज रिटायर हो जाएगा हाई कोर्ट का, तो उसकी सैलरी कौन देगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसकी, सॉरी सैलरी मैंने कह दिया, उसकी जो पेंशन है वो कहाँ से जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। आई होप आपको लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक है एंड वी आर ट्राइंग टू डिकोड दैट लॉजिक, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस इज चार्ज टू दी, देखो आ गया यहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके पीछे का क्या कारण है वो हम पहले ही देख चुके हैं।
द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस 62। सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट के जज के 65 होती है, हाई कोर्ट के जज की 62 होती है। ठीक है। द स्टेटमेंट्स आर देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। पंजाब का, हरियाणा का और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का, इनके कॉमन हाई कोर्ट हैं। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में हाई कोर्ट है, हमें पता है इस बारे में। ठीक है। अब है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट इन इंडिया। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, हमें पता है। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ जुडिकेचर इन इंडिया इज 25। When the Chief Justice of a High Court acts in an administrative capacity, he is subject to। चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो एक्ट कर रहा है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, तब क्या होगा? ही इज सब्जेक्ट टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, सिंपल। द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कवर। अच्छा, जो रिट होता है हाई कोर्ट का वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 226। जब हम किसकी बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तब उसका रिट जो होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और हमें एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का वो वाइडर है कंपेयर टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये किसके कंटेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ? रिट्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लो। द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि हाई कोर्ट रिट को इशू कर सकता है संवैधानिक राइट अधिकार के मामलों में भी, स्टैट्यूटरी राइट्स यानी कि वैधानिक अधिकार के मामलों में भी, और फंडामेंटल राइट्स के मामलों में भी। जब हम इसको कंपेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट कब रिट इशू कर सकता है? ओनली इन दी मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट में केवल आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पर रिट इशू हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के मामले में 3 चीज़ों में रिट इशू हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था? रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन, इज वाइडर देन, वाइडर मतलब ज़्यादा चौड़ा है, कंपेयर टू दी रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। In the following questions, there are 2 statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The district judge is highest judicial authority in the district. ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तभी तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कह रहे हैं कि वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में। द डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ही हैज़ ऑल्सो सुपरवाइजरी पावर्स ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मतलब वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि बिकॉज डिस्ट्रिक्ट जज के पास में जुडिशियल पावर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि प्रशासनिक शक्तियां कैसे है कि वो सुपरवाइज करता है। ठीक है, किनको? जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिले में। सिंपल। अब हम बात करते हैं ये रिट्स की। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन होता है रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में कर चुके हैं, जिसमें को वारंटो वाले में मैंने आपको एक केस स्टडी भी बताई थी तमिलनाडु की सीएम ममता बनर्जी से संबंधित। इसलिए हम सिर्फ इनको शॉर्ट में करके ही अभी निकल जाएंगे। सर्शियोररी होता है बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड एंड को वारंटो होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट हैविंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी? बॉम्बे एंड कोलकाता। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट? 3 है वो, इसको याद कर लो। ठीक है। विच हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? बॉम्बे हाई कोर्ट एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट, इनकी सबसे अधिक बेंच हैं। द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर कॉमन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी आता है और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। ठीक है। When the Supreme Court issued a writ to a person or to an institution to perform its duty, it is called mandamus. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है किसको? किसी व्यक्ति को या किसी संस्थान को कि वह अपने कर्तव्यों की, अपने कार्य को
ठीक से फुलफिल करे, परफॉर्म करे, ठीक है। विच रिट इज इशूड व्हेन द प्रोसीजर इज पेंडिंग इन दी कोर्ट, प्रोहिबिशन हो सकता है। द रिट ऑफ सर्श्योररी इज इशूड बाय ए सुप्रीम कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस फॉर रिव्यू। तो देखो सर्श्योररी में क्या होता है मैं आपको बता भी देता हूँ। सर्श्योररी को हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारी पिटीशंस हैं, एक पर्टिकुलर मैटर है, उससे रिलेटेड बहुत सारी जो पिटीशंस हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में दायर की गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उन सारी पिटीशंस को मर्ज करेगा और कहेगा कि इसकी सुनवाई मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, देखो एक पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है, मैटर 1, ठीक, और इसके ऊपर केस हुआ है कहाँ कहाँ पर, हाई कोर्ट 1 में, हाई कोर्ट 2 में, हाई कोर्ट 3 में, हाई कोर्ट 4 में। अब 4 हाई कोर्ट्स हैं और एक मैटर एक ही है, चारों में केस दर्ज हो गया है। अब ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट 1 के द्वारा एक डिसीजन दिया जाए, डिसीजन 1, हाई कोर्ट 2 के द्वारा भी डिसीजन दिया गया, डिसीजन 1, हाई कोर्ट 3 के द्वारा दिया गया डिसीजन 2 और हाई कोर्ट 4 के द्वारा दिया गया डिसीजन 3। अब बात ये आती है कि एक ही मैटर था और उस मैटर के ऊपर 4 हाई कोर्ट में से 3 अलग अलग डिसीजन हमको मिल रहे हैं, तो किस डिसीजन को हम सही माने, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो ये कहेगा कि भाई देयर इज़ अ पर्टिकुलर मैटर विच इज़ पेंडिंग इन 4 हाई कोर्ट्स विच माइट गिव डिफरेंट जजमेंट्स ऑन द सेम केस। देयरफॉर वो क्या करेगा, इन सबको ट्रांसफ़र करवा लेगा सुप्रीम कोर्ट में और वो कहेगा कि लेट अस सी दिस केस और हम जजमेंट देंगे। तो इससे क्या होगा, जो डिस्क्रिपेंसीज हो सकती थी अलग अलग हाई कोर्ट्स के द्वारा अपने जजमेंट में, वो क्या हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्श्योररी काम करता है। तो विच रिट एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सर्श्योररी। इसमें क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उनकी जो फंक्शनिंग होगी उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी उनके कामकाज की, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। तो विलफुल डिसओबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, अगर आप जानबूझ के डिसओबे कर रहे हो किसको, कोर्ट के आदेश को, और आप खराब भाषा का, अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, अबाउट जुडिशियल बिहेवियर, तो यह एक प्रकार का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यह कोर्ट की, न्यायालय की अवमानना, उसकी इंसल्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश द कंटेम्प्चुअस बिहेवियर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो विदाउट आर्मिंग, अगर हम जुडिशरी को ये शक्ति नहीं देंगे कि यदि कोई कंटेम्प्टुअस बिहेवियर करता है, यानी कंटेम्प्टुअस बिहेवियर का मतलब यहाँ पे क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई करता है, तो उसको पनिश किया जा सके प्यूनिटिव पावर से, ठीक है। यह स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि आर जो है ए का रीज़न है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज लगा देंगे। तो क्या कह रहे हैं हम कि विलफुल डिसओबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स, कोर्ट ऑर्डर्स एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। ये तो गलत बात हो गई। ये इसका रीज़न जो है अगर हम देखें तो हमको कहीं से भी नज़र ही नहीं आ रहा कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। जुडिशियल एक्टिविज्म तो प्रैक्टिस ही नहीं किया जा सकता यदि हम जुडिशरी को दंड देने की, प्यूनिटिव पावर का क्या मतलब होता है, दंड देने की पावर, पावर टू पनिश, ठीक है, नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल इसका जो अगर हम देखें ये इसका कहीं से भी रीज़न हमें नहीं नज़र आएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL, जनहित याचिका, परमिट्स द पब्लिक माइंडेड सिटीजन्स टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जो सार्वजनिक हित के बारे में कोई सोचता है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की इजाज़त होनी चाहिए। द पब्लिक माइंडेड पीपल में सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट्स आर इन बेटर पोजिशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स देन सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट्स कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोनों, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन भी किया था, फिर से बताता हूँ कि हाई कोर्ट बेटर पोजीशन में है जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट के जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है कंपेयर टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने देखा था रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ग्रेटर देन रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में उसका प्रयोग करता है, जबकि हाई कोर्ट में क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, तो ये दोनों में ही कर रहा है, तो यानी कि इसका जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो बड़ा है, तो ये ज़्यादा बेटर पोजीशन में है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल होता है 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है आर्टिकल 32। ठीक है, द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ बाबरी मॉस्क राम जन्मभूमि बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसको किस तरीके से लिया गया, नेचर क्या था उसका? देखो हमें पता है कि बाबरी मस्जिद को लेके विवाद था या राम जन्मभूमि को लेके विवाद था, है ना, और ये मामला हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला किस तरीके से गया? टाइटल सूट के तौर पर। टाइटल सूट मतलब जमीन का मालिकाना हक किसका है? ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओनरशिप राइट ऑफ लैंड। ओनरशिप राइट ऑन लैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसका मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, है ना, आर्टिकल नंबर 142 के तहत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 किस बारे में बात करता है? कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ठीक है, और उसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड ट्राइब्यूनल जज। ठीक है, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्ट्रिक्ट जज हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 में है। A high court judge address his letter of resignation to the president. ठीक है, against which judge the Rajya Sabha passed the motion of impeachment in 2011, but he resigned to save himself before it could be passed by the Lok Sabha. Justice सौमित्र सेन, ये नाम आप ये लोग याद रख लेना। ठीक है, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई होप आपको मोबाइल कोर्ट पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार आप लोग गूगल करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 3 months। ठीक है, द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन हु एडवोकेटेड 1/3 ऑफ द जजेस इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट, जस्टिस HR खन्ना। ठीक है, विद रेफरेंस टू द लोक अदालत which of the following statement is correct? लोक अदालत have the jurisdiction to settle the matters at the pre-litigation stage and not those matters pending before any court। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोक अदालत का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो ये होता है कि वो सेटल करेगा मैटर्स को प्री लिटिगेशन स्टेज पे, कि जो मुकदमा है वो कोर्ट में आया ही नहीं और उससे पहले ही उस मामले को अपने लोक अदालत को दिया और उसने रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है उसको भी लोक अदालत में रेफर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। लोक अदालत में सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों की ही सुनवाई हो सकती है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ओनली शब्द आते ही रेड फ्लैग दिखना चाहिए कि लिखा हुआ है कि लोक अदालत में जो जजेस हो सकते हैं वो या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ही हो सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है।
ठीक है, तो इसका कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स रिकॉन्सिलिएटर्स। क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या है कि जो एक्ट है वो अलाउ करता है जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि समाज में जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो मीडिएटर्स हो सकते हैं, यानी कि सुलहकर्ता हो सकते हैं। मीडिएटर्स का मतलब होता है मध्यस्थ, और रिकॉन्सिलिएटर का मतलब होता है जो सुलह करवाने वाले लोग होते हैं। बेसिकली दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक और अपना जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी उसमें हम पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, और कोई आपका डाउट है तो कमेंट करें। ठीक है, आपके कमेंट से, आपके जो व्यूज़ आता है, आपका जो रेस्पॉन्स आता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के और भी वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को सीरियसली लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर